जय हिंद साथियों। अंत्योदय सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था की इस श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं गैर सरकारी संगठन अर्थात नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की, जिसे संक्षिप्त रूप में NGO के नाम से जाना जाता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करने से पूर्व हम जान लेते हैं MPPSC मेंस अर्थात मुख्य परीक्षा के सिलेबस में इस टॉपिक की स्थिति को। वर्ष 2019 के सिलेबस की बात की जाए तो सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र में 1.11 के तहत इस टॉपिक का वर्णन है। साथ ही साथ 2020 के सिलेबस की बात की जाए तो इसमें भी सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र के खंड 1 में इकाई 3 में इसका वर्णन है। तो आइए शुरुआत करते हैं और सर्वप्रथम जान लेते हैं कि इस NGO को हम किन किन दृष्टिकोण से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम जानेंगे NGO का परिचय, क्या NGO होते हैं और कैसे ये कार्य करते हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे इसके उद्देश्यों को, इसके महत्व को, लोकतंत्र भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में इनके महत्व को जानेंगे। साथ ही साथ इनके समक्ष उपस्थित बाधाएं या चुनौतियों की हम चर्चा करेंगे। आगे हम चर्चा करेंगे इनकी आलोचना, वे कौन से बिंदु हैं जिनके आधार पर NGO की आलोचना की जाती है। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे भारत के कुछ प्रमुख NGO की। तो आइए शुरुआत करते हैं और सर्वप्रथम जानते हैं NGO का एक सामान्य सा परिचय। ऐसे गैर लाभकारी संगठन जिनका उद्देश्य सरकार से अलग सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करना होता है, गैर सरकारी संगठन कहलाते हैं। अर्थात ऐसे संगठन जो बिना किसी लाभ के सरकार से अलग होकर समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, NGO कहलाते हैं। इनके उद्देश्यों की बात की जाए तो समाज के सभी क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और तकनीकी के क्षेत्र में कार्य करना इनका प्रमुख उद्देश्य होता है। इस क्षेत्र में समाज के संपूर्ण वर्ग का कल्याण सुनिश्चित करना NGO का प्रमुख उद्देश्य होता है। आइए अब हम बात करते हैं NGO के पंजीयन। भारत में NGO किस प्रकार अपना पंजीयन करा सकते हैं। सर्वप्रथम सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 का वर्णन है। साथ ही साथ कंपनी एक्ट के तहत भी कई NGO अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यदि किसी NGO को विदेशों से अनुदान प्राप्त करना है तो उसे FCRA अर्थात फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत अपना पंजीयन कराना होता है। आइए अब हम देख लेते हैं इस NGO के महत्व को। भारत में सरकार की योजनाओं को निश्चित वर्ग तक पहुंचाने में NGO अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 20 से 40 लाख NGO कार्यरत हैं। यदि इसे भारत की जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो लगभग 600 व्यक्तियों में एक NGO कार्यरत हैं। इनकी तुलना भारत में पुलिस और अस्पतालों के बेड से अगर की जाए तो देश में पुलिस की संख्या और अस्पतालों में बेड की संख्या भी इन NGO की संख्या से कम है। अतः भारत में योजनाओं को एक निश्चित वर्ग तक पहुंचाने में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ मानव अधिकार हों, स्वास्थ्य हो, पर्यावरण आदि क्षेत्रों में भी यह विशेष योगदान देते हैं। मानव अधिकारों की बात करें तो आए दिन हमें देखने को मिलता है कि किन्हीं व्यक्ति के मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो इस क्षेत्र में यह संगठन उनकी प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें न्याय दिलाने का भी प्रयास करते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात की जाए तो भारत में टीबी, पोलियो, कैंसर जैसे बीमारियों से लड़ने में NGO ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पोलियो के उन्मूलन में भी इन NGO ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पर्यावरण के क्षेत्र की बात की जाए तो आए दिन देखने को मिलता है कि कहीं सरकारें द्वारा विकासात्मक कार्यों के लिए पर्यावरण का दोहन किया जाता है, जिससे क्षेत्र में कई अन्य समस्याएं उपजती हैं। इस क्षेत्र में कार्य करने वाले NGO इन्हें कम करने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में भी कई NGO कार्यरत होते हैं। आए दिन हमें देखने को मिलता है कि कई बच्चे हमें रोड पे, दुकानों के बाहर भीख मांगते हुए एवं अन्य कार्यों में संलग्न दिखाई देते हैं। ऐसे NGO जो बच्चों के क्षेत्र में कार्य करते हैं वे इन्हें उपलब्ध शिक्षा मुहैया कराते हैं। साथ ही साथ इनके स्वास्थ्य एवं इनके सामान्य से
चीज़ों को उपलब्ध कराने का कार्य भी यह एनजीओ करते हैं। साथ ही साथ इनके अन्य महत्व की बात की जाए तो जीव जंतुओं के संरक्षण में भी कई एनजीओ कार्यरत हैं। आवारा पशुओं जिन्हें भोजन आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, उनके संरक्षण एवं उन्हें भोजन उपलब्ध कराने में यह एनजीओ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ गैर लाभकारी गैर संगठित क्षेत्रों की बात करें तो यह एनजीओ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हाल ही में वर्ष 2014 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कैलाश सत्यार्थी जी का एनजीओ इसी दिशा में बच्चों को गैर संगठित क्षेत्रों से कार्य करने से रोकने एवं उनके संरक्षण के लिए कार्यरत रहा है। इस प्रकार देश में एनजीओ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं भारत में एनजीओ के समक्ष उपस्थित कुछ बाधाएं या चुनौतियों की। सर्वप्रथम सबसे प्रमुख बाधा स्थायी वित्त का अभाव होता है। यह ऐसा देखने को मिलता है कि किसी एनजीओ को किसी एक निश्चित समय में तो वित्त प्राप्त होता है, किंतु यह वित्त हमेशा एक ही प्रकार से उपलब्ध नहीं होता है। साथ ही साथ प्रशिक्षित सदस्यों का अभाव इसमें एक प्रमुख बाधा है। हमें देखने को मिलता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत कई संगठनों में कई डॉक्टर कार्यरत होते हैं, किंतु सभी सदस्यों का स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुभवी न होने के कारण यह व्यापक रूप से अपना कार्य नहीं निभा पाते हैं। साथ ही साथ जटिल सरकारी कानून के कारण इन्हें वित्त का अभाव तो झेलने को मिलता है, साथ ही साथ सरकारों का एक संकीर्ण रवैया भी इन्हें झेलना पड़ता है। अतः इन बाधाओं को साथ में लेकर एनजीओ कार्यरत हैं और इन्हें कार्य करना होता है। आइए अब हम बात करते हैं एनजीओ की आलोचना की। वे कौन से कारण हैं जिनके आधार पर एनजीओ को क्रिटिसाइज किया जाता है, उनकी आलोचना की जाती है। सर्वप्रथम वित्त के दुरुपयोग का आरोप इन पर लगाया जाता है। एफसीआरए की बात करें तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत देश में कई एनजीओ को विदेशों से पैसा प्राप्त होता है, जिनका उपयोग वे भारत में कई गलत गतिविधियों को संचालित करने में लगाते हैं। हमें जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में देखने को मिलता है कि आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहन इन एनजीओ को प्राप्त धनराशि से होता है, जिसके तहत कार्रवाई सरकार द्वारा की जा रही है। हालिया कार्रवाई की बात की जाए तो सरकार ने पिछले कुछ सालों में लगभग 14,000 एनजीओ के लाइसेंस रद्द किए हैं। इन पर यही आरोप था कि इन्होंने एक निश्चित कार्य के लिए धन की प्राप्ति की थी, किंतु जब इसका खर्च किया तो इसे अन्य कार्यों में लगाया गया, जो कि नियम के विरुद्ध होता है। अतः इनके तहत एफसीआरए कानून का उल्लंघन पाया गया और इनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इन लाइसेंस रद्द करने की प्रमुख बात की जाए तो इसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब यूनिवर्सिटी आदि कई महत्वपूर्ण संस्थान भी इसमें शामिल हैं। आगे हम बात करें तो एनजीओ में पारदर्शिता का अभाव एक प्रमुख आलोचनात्मक बिंदु है। पारदर्शिता हर जगह आवश्यक होती है, किंतु यह एनजीओ एक पारदर्शी रूप न दिखाने के कारण आलोचना का शिकार होते हैं। कार्य करने के तरीकों में अनिश्चितता की बात की जाए तो एक निश्चित कार्य बिंदु, एक रोड मैप न होने के कारण इनकी आलोचना की जाती है। साथ ही साथ राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए इनका निर्माण किया जाना। कई बार हमें देखने को मिलता है कि राजनीतिज्ञ अपने काले धन को सफेद धन में परिवर्तित करने के लिए इन एनजीओ का गठन करते हैं और अपने ही काले धन को इन्हें अनुदान में रूप में देते हैं, जो कि एक पूर्णतः गलत है। इसकी आलोचना की जाती है। आइए अब हम बात कर लेते हैं देश के कुछ प्रमुख गैर सरकारी संगठनों की। सर्वप्रथम चिल्ड्रन फाउंडेशन, जो कि कैलाश सत्यार्थी द्वारा बच्चों की स्वतंत्रता, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के क्षेत्र में कार्यरत हैं। और एनजीओ की बात करें तो बीइंग ह्यूमन एक प्रमुख एनजीओ है, जो कि एक मशहूर फिल्म नेता सलमान खान द्वारा स्थापित है। यह पिछड़े एवं गरीब लोगों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य का खर्च उठाती है। अन्य एनजीओ की बात करें तो नन्ही कली एक प्रमुख एनजीओ है। यह आनंद महिंद्रा द्वारा स्थापित है एवं यह संस्था वंचित लड़कियों की शिक्षा का खर्च उठाती है। साथ ही साथ स्माइल फाउंडेशन भारतीय एनजीओ में एक प्रमुख संगठन है। यह गांवों और मलिन बस्तियों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका व महिला सशक्तिकरण का कार्य करती है।
और हमें देखने की बात करें तो गूंज एक प्रमुख गैर सरकारी संगठन है जो कि आपदा राहत, मानवीय सहायता और सामुदायिक विकास का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त भी भारत में हेल्पेज इंडिया, उदय फाउंडेशन जैसे कई गैर सरकारी संगठन कार्यरत हैं एवं देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आइए अब हम चलते हैं इसके निष्कर्ष की ओर। यह देखने को मिलता है कि भारत जैसे विशाल एवं विकासशील देश में एनजीओ ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आवश्यकता है कि सरकार एवं एनजीओ के मध्य एक बेहतर संबंध स्थापित हो, जिससे सरकार बिना किसी कानून के तहत उनका उल्लंघन न करते हुए उनके प्रति संकीर्ण विचारधारा न अपनाए। साथ ही साथ एनजीओ का भी यह कर्तव्य होगा कि वह अपने कार्यों में पारदर्शिता लाए, साथ ही एक ऑडिट रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करें एवं दूसरे विदेशों से प्राप्त धन का उचित क्रियान्वयन कर देश की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखें। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में सुझाव अवश्य दें। साथ ही साथ यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।